मेघालय में सीएम संगमा आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेघालय से, जहां पर कि सीएम संगमा आज सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सीएम संगमा सुबह 11:30 बजे राजभवन जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे सीएम संगमा। आपको बता दें कि सीएम संगमा जो है 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, राजभवन जाएंगे। और बता दें आपको कि राज्यपाल को चुनाव नतीजों से अवगत वो कराएंगे। तो मेघालय में चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए तो मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करने का समय मांगा है। वो आज मुलाकात कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि सत्तारूढ़ एनपीपी के अध्यक्ष संगमा सुबह 11:30 बजे राजभवन जाएंगे और विधानसभा चुनाव परिणामों से अवगत कराने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। जी, और साथ ही अन्य सहयोगी दलों के विधायक भी उनके साथ जाएंगे। इसके साथ अगली सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। बता दें कि नेशनल पीपल्स पार्टी विधानसभा के चुनाव में राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में से 26 सीटों पर जीत हासिल की है। अब सबसे बड़ी खबर यही है कि जो सीएम संगमा है वो राज्यपाल से मिलेंगे 11:30 बजे और सरकार बनाने का जो दावा है उसको पेश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे मेघालय में एनपीपी और साथ ही सहयोगी दलों के विधायक भी उनके साथ होंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। बिल्कुल, सुबह 11:30 बजे राजभवन को जाएंगे और वहां पर जाकर के राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम है सीएम संगमा का। वहां पर जाने के बाद वो जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे राज्यपाल को अवगत कराएंगे और नतीजों से अवगत कराते हुए सीएम संगमा जो है वो आज अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के सामने। जी हाँ निधर, कल ये बात भी हुई थी कि हेमंत बिश्व शर्मा ने ये बात बताई थी कि कोनराड संगमा ने फोन किया अमित शाह को, उनसे भी समर्थन मांगा है, क्योंकि बीजेपी के पास भी 4 विधायक हैं। तो दोबारा से एक बार फिर से दोनों की गठबंधन की सरकार देखने को मिल सकती है। तो मेघालय में काउंटिंग के बाद हुई हिंसा, बताने की हिंसा की खबरें भी कल सामने आई है। जिस तरीके से नतीजा है उसके बाद होता है अक्सर अवीश कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो अक्सर भड़क जाते हैं। नतीजे जिसकी हार होती है वो बुरा मानते हैं, जिसके जीत मिलती है वो खुशियां मनाते हैं। तो अब ऐसे में हिंसा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने इस बीच बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम जैंतिया हिल्स जिला जो है वो प्रशासन ने वहां पर कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। जी हाँ, सेसनियांग गांव में ये कर्फ्यू लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हिंसा देखने को मिली चुनाव परिणाम के बाद। काउंटिंग के दौरान हिंसा की कई घटनाएं जो है वो सामने आई, जिसके बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। तो इस हिंसा के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला देखने को मिला। तो पश्चिम जैंतिया हिल्स जिला जो है फिलहाल वहां पर प्रशासन ने कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है, क्योंकि कल जिस तरीके से नतीजे आए तो बाकी जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनके जो समर्थक थे उन्होंने काफी हिंसा यहां पर करने की कोशिश की। लेकिन मेघालय में काउंटिंग हुई, काउंटिंग के बाद में हिंसा हुई और लेकिन हिंसा के बाद अब प्रशासन जो था उसने वहां पर कर्फ्यू लगाने का, क्योंकि जो जिला सबसे ज्यादा प्रभावित था हिंसा से उस जिले में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है और वो जिला था पश्चिम जैंतिया हिल्स जिला, जहां पर प्रशासन ने फिलहाल कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। जी हाँ, सेसनियांग गांव में भी जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है और ये प्रशासन ने यहाँ पे फैसला लिया है, क्योंकि काउंटिंग के बाद कई जगह पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो पार्टी हारती है उनके कार्यकर्ता और जो जीतती है पार्टी उनके कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाते हैं। चुनाव के बाद ये तस्वीरें आम देखी जाती है काउंटिंग के दिन में, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला मेघालय में भी, जहां पे कि समर्थक आपस में भिड़ गए। तो चलिए मेघालय के बाद बात कर लेते हैं कर्नाटक की। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है वो लगातार जारी है और आज इसी कड़ी में कर्नाटक जाने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर वो बता दें कि विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। जो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। कर्नाटक के बीजेपी का चुनाव प्रचार जारी है। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे, जहां गृह मंत्री बीदर और देवनहल्ली से विजय संकल्प रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बीदर में एक जनसभा का भी कार्यक्रम है, एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें आपको कि बीजेपी ने यात्राओं के जरिए लोगों से जुड़ने और राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने की योजना बनाई है। कर्नाटक में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसी को लेकर बीजेपी के जो तमाम फायर ब्रांड नेता हैं वो लगातार ताबड़तोड़ कर्नाटक का रुख कर रहे हैं। इससे पहले रवीश जेपी नड्डा भी वहां पर गए थे और अब आज अमित शाह वहां पर जा रहे हैं। जी हाँ, हर हफ्ते किसी न किसी बड़े नेता का दौरा रहता है कर्नाटक में। अमित शाह ने भी वहां पे दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का वहां पे शिलान्यास किया। इसी दौरान अगर हम इसी साल की बात करें 2023 की, तो काफी दौरे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने काफी दौरे किए हैं, जेपी नड्डा ने दौरे किए और निदा हाल ही में वहां पर अनुराग ठाकुर भी गए थे। तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो लगातार दौरा कर रहे हैं कर्नाटक का। मई में चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी अलर्ट मोड में रहती है। ये बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाया है और साउथ पर भी उनका पूरा फोकस है। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। आज भोपाल के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू और 3 दिनों तक चलेगा इंटरनेशनल धर्म धम्म सम्मेलन।
आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 16 देशों के डेलीगेट्स जो है वो हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे और 6 देशों के संस्कृति मंत्री भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से 5 मार्च तक इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन होने जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सम्मेलन में 16 देशों के डेलीगेट्स और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे। और इसमें कौन कौन से वो देश है बता दें आपको कि इसमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम समेत कई देश ऐसे हैं जिनके डेलीगेट्स जो है वो शामिल होंगे। सम्मेलन में नए युग में मानववाद का सिद्धांत पर आधारित 115 शोध पत्र जो है वो रखे जाएंगे। जी हाँ, साथ ही 25 विद्वान अपना विचार व्यक्त करेंगे। वहीं शुभारंभ सत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अहम दौरा मध्य प्रदेश में, वो रहेंगी। धर्म सम्मेलन में शिरकत करेंगे। 6 देशों के संस्कृति मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। 16 देशों के डेलीगेट्स भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो सम्मेलन में सीएम शिवराज, राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो 3 दिन तक ये इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन जो है वो चलेगा और इस दौरान बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू भोपाल के दौरे पर रहेंगी, जहां पर धर्म सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति। चलिए, झारखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा में आज बजट पेश होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव पेश करेंगे बजट। 1,11,000 करोड़ का हो सकता है ये बजट। आपको बता दें कि बजट में क्या खास रहेगा, किस पर फोकस रहेगा। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान जो है वो रखा जाएगा। तो झारखंड विधानसभा में आज राज्य का आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है वो सदन में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का आम बजट पेश करेंगे। जी हाँ, इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि हेमंत सरकार का आम बजट 1,11,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। राज्य की जनता को इस बार बजट से राहत भी मिल सकती है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार इस बार अधिक खर्च कर सकती है। साथ ही साथ बता दें कि ग्रामीण विकास की योजनाओं पर भी बजट में बड़ा प्रावधान जो है वो किया जा रहा है। तो लिहाजा हर तबके को खुश करने की कोशिश सरकार की रहेगी यहाँ पर, कि हर वर्ग जो है वो निराश ना हो, किसी भी वर्ग में निराशा ना हो बजट से, सभी लोग जो है वो बजट का स्वागत करें। तो ऐसे में झारखंड विधानसभा में आज जब बजट पेश होगा तो देखना होगा कि जो बातें कही जा रही हैं, क्या ये बजट झारखंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है या फिर नहीं खरा उतरता है। 1,11,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। इसमें बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य पर खास ध्यान जो है वो रखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और झारखंड का जो इलाका है, झारखंड का जो राज्य है, इसमें आदिवासी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, या कह सकते हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे केंद्रीय बजट में अलग से प्रावधान देखने को मिला, झारखंड में 1,11,000 करोड़ रुपए का बजट आ सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां तक स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाना और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उस स्तर तक पहुंचाना, वो एक बड़ा चैलेंज रहेगा इस बजट में। तो झारखंड विधानसभा के बाद अब बात कर लेते हैं पंजाब विधानसभा की, क्योंकि पंजाब विधानसभा में भी आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी सरकार 10 मार्च को बजट पेश करेगी और वहीं विधानसभा में बजट सत्र जो है वो 24 मार्च तक चलेगा। रवीश, जी हाँ, पंजाब में 16वीं विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसमें मान सरकार 10 मार्च को अपना बजट पेश करेगी। वहीं बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। बता दें कि इससे पहले सीएम मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3 मार्च से बजट सत्र बुलाने का फैसला लिया गया था और राज्यपाल से सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध भी किया गया था। हालांकि राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसे पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और उसके बाद ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, जिसके बाद राज्यपाल ने 3 मार्च से ही विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो अब देखना होगा कि पंजाब विधानसभा में भी आज से शुरुआत होने जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो 10 मार्च को बजट पेश करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, रवीश, वो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी लगातार कई हमले बोल रही है। अब ऐसे में जब बजट आएगा तो शायद मान सरकार की कोशिश की हो कि पंजाब वासियों को हर ढंग से खुश रखा जा सके, बजट से संतुष्ट किया जा सके। जी हाँ, जितने वादे आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में दिए थे, जितने वादे आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए थे, क्या उन वादों पे इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या उसकी झलक इस बजट में नजर आएगी? जिस तरीके की बातें उन्होंने कही थी कि दिल्ली मॉडल जो है पंजाब में कन्वर्ट किया जाएगा। हालांकि एक पॉलिसी थी जो लिपकर पॉलिसी, ऑनलाइन उसका फॉर्म आया था, वो वापस ले लिया गया। सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के पास कानून व्यवस्था का भी है। अब देखते हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान सामने आते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष के आरोपों से घिरी हुई नजर आ रही है मान सरकार। बजट होगा 10 मार्च को पेश। दिल्ली में आज बीजेपी जो जन जागरण अभियान चलाने जा रही है उसकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि शराब घोटाला मामले को लेकर बीजेपी अब ये अभियान चलाने जा रही है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिर से कितनी बढ़ती हैं। रवि जी हाँ, सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और विपक्ष जो है वो लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को घेर रहा है।
अलग अलग इलाकों में ये जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ही मांग है कि अब अरविंद केजरीवाल को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो पहले मनीष सिसोदिया और उसके बाद कहा यही जा रहा था कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया और अब अगला नंबर किसका। तो दरअसल टारगेट जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है सीधा सीधा, क्योंकि अब जो बीजेपी लगातार मनीष सिसोदिया के इस्तीफे पर अड़ी हुई थी। मनीष सिसोदिया से पूछताछ भी हो गई, वो जेल भी चले गए, रिमांड पर भी चले गए, उसके बाद में इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया। लेकिन अब बीजेपी जो है वो अगले टारगेट के साथ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी, क्योंकि आज से बीजेपी जन जागरण अभियान जो है वो चलाने जा रही है। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग जो है वो इस अभियान के जरिए की जाएगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस्तीफा दें। जी हाँ, बिल्कुल। और निदा, इसको एक तरीके से काउंटर कहा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो भी लोगों के घर घर जाएंगे और उनको समझाएंगे कि शराब नीति में कुछ भी गलत नहीं था, जबरदस्ती फंसाया गया मनीष सिसोदिया को। चलिए बढ़ते आगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से जानकारी मांगी है। वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी को लेकर यह जानकारी मांगी है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में टेंट सिटी के खिलाफ याचिका दायर की। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा किनारे कछार में टेंट सिटी बनाई गई है, वो आपको सबको याद होगा। लेकिन इस टेंट सिटी बनाए जाने के खिलाफ अब एक याचिका दायर की गई है और दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। कोर्ट ने सरकार से इस पूरी योजना की रिपोर्ट तलब की है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र कुमार पांडे और प्रवीण मिश्रा की जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह की खंडपीठ ने आदेश जारी किया है। याचिका में भारत सरकार के 7 अक्टूबर 2016 के उस आदेश को आधार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि गंगा किनारे स्थायी या अस्थायी आवास, व्यवसाय, साथ ही औद्योगिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कराया जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब सरकार क्या जवाब देगी। बिल्कुल, हालांकि सरकार ने इसे पर्यटन के लिहाज से मुफीद बताया है, राज्य के लिए भी। और इसके अलावा आपको बता दें कि बाहर से और भी जो विदेश की कंट्री से बाहर से लोग आएंगे तो एक अच्छी छवि हमारे देश की, और जिस तरीके से गंगा किनारे ये सब कुछ बसा है इसे लेकर के जाएंगे। लेकिन अब इसी को लेकर याचिका जो है वो दायर की गई है, क्योंकि सरकार का ही ये प्रावधान था कि आसपास के इस इलाके में, इस एरिया में कोई भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे में जब इतनी बड़ी ये सिटी बनकर के टेंट सिटी तैयार हो गई तो फिर याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करके कई सवाल पूछे हैं। तो लिहाजा अब गंगा किनारे जो टेंट सिटी बसाई गई है इसको लेकर के कोर्ट की तरफ से जानकारी योगी सरकार से मांगी गई है। जी हाँ, योगी सरकार को अब इसके बारे में जो जानकारी है वो देनी होगी। हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए थे कि आखिर गंगा के किनारे अस्थाई क्या अस्थाई, परमानेंट या टेम्पररी कुछ भी प्रोविजन वहां पे नहीं बन सकता है, तो फिर ये कैसे बनाई गई है टेंट सिटी? बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को देना होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से पूरी जानकारी मांगी है। अब देखना होगा कि सरकार का पक्ष जब आएगा तो सरकार इसको कैसे जस्टिफाई करती है, क्योंकि गंगा किनारे टेंट सिटी बसाई गई है और कई एकड़ में ये टेंट सिटी फैलाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल अब जब जानकारी मांगी है याचिकाकर्ता की याचिका दाखिल करने के बाद, तो अब इंतजार सरकार के जवाब का रहेगा। जी, और अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से है जुड़ी हुई। अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अतीक के छोटे बेटे अली की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। तो दरअसल आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड, आपको याद होगा, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी का नाम जो था वो आया है और इसी का हवाला कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आरोपी समाज के लिए सुरक्षित नहीं है, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो आरोपी बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है। ये इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका जो है उसको खारिज कर दिया है। यहां आरोपी समाज के लिए सुरक्षित नहीं है, ये भी कोर्ट का कहना है। इसमें याचिका को खारिज कर दिया गया, जमानत की जो थी। और आरोपी बाहुबली माफिया डॉन का बेटा है, ये भी कोर्ट का कहना है। तो अतीक के छोटे बेटे अली की जमानत याचिका खारिज हो गई है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर बीजेपी विधायक रामपाल वर्मा ने एक पत्र लिखा है और विधायक रामपाल वर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को यह पत्र लिखा है। बड़ी खबर, अहम खबर। और इस पत्र के जरिए विधायक ने धान खरीद में बंदरबाट का आरोप लगाया है। धान की खरीद में किसानों को चूना लगाया गया, ये कह रहे हैं विधायक। बंदरबाट करने वाले अधिकारियों की जांच हो, ये भी विधायक का कहना है। विधायक ने पत्र सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक ने धान खरीद में बंदरबाट का आरोप लगाया है। हरदोई में बीजेपी विधायक रामपाल वर्मा ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि जो धान की जो फसल है, जो पैदावार है और जो उसकी खरीद फरोख्त है, उसमें बंदरबाट की गई है और इसमें जांच की जानी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब इलाके का कोई विधायक अपनी विधानसभा से के जुड़े मुद्दों को इस तरीके से उठाता है और सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अधिकारी जो बंदरबाट करने में लगे होते हैं, क्योंकि सरकार योजना लेकर के आती है लेकिन वो योजना सही समय पर तय वक्त पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और अगर हर विधानसभा के विधायक इतने एक्टिव हो जाएं कि वो अपनी जो उनकी विधानसभा में जितने लोग आते हैं उनका ख्याल रखें,
तो शायद हर विधानसभा का, हर राज्य में हाल जो है वो बेहतर सुधर सकता है। चलिए उत्तर प्रदेश से बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम रेड्डी करेंगे निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन और सम्मेलन में उद्योगों से संबंधित प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिवसीय सम्मेलन ये होगा और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 25 देशों के निवेशक जो है वो हिस्सा लेंगे। तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार जो है वो पहली बार 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में कर रही है और ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में उद्योगों से संबंधित एक प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी। वहीं आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री गुड़ीवाड़ा अमरनाथ ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि इस सम्मेलन में 25 देशों के निवेशक भाग लेंगे। और साथ ही साथ बता दें आपको कि निवेशक जो है वो आंध्र प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में विश्व को जानकारी भी देंगे। तो इस सम्मेलन के जरिए ये भी पता चलेगा कि कितने निवेशक ऐसे हैं जो इस तरफ रुख कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बदायूं की। बता दें आपको कि बदायूं में एडी हेल्थ ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और साथ ही साथ अस्पताल में गैर हाजिर जो रेडियोलॉजिस्ट रेणु गुप्ता मिली थी उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। एडी हेल्थ ने रेणु गुप्ता के खिलाफ दिए जांच के आदेश। अस्पताल में खामियों के मिलने पर दिए कड़े निर्देश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर एडी हेल्थ ने औचक निरीक्षण किया। वहां पे अचानक से वो वहां पे पहुंच गए और अस्पताल में खामियों के मिलने पर कड़े निर्देश भी उन्होंने दिए। रेडियोलॉजिस्ट जो थी रेणु गुप्ता, उनके खिलाफ भी उन्होंने एक्शन लिया है। बदायूं में एडी हेल्थ ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अचानक से वो वहां पे पहुंच गए, कई खामियां उन्होंने वहां पे पाई हैं। अस्पताल में उन्हें रेडियोलॉजिस्ट रेणु गुप्ता गैर हाजिर मिली। तो बिल्कुल अब रेणु गुप्ता के खिलाफ जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं कि आखिर क्या वजह थी, वो ड्यूटी पर तैनात क्यों नहीं थी, क्यों वो यहां से अस्पताल से गैर हाजिर थी ऐसे में। और इसके अलावा भी अस्पताल में जो भी खामियां पाई गई उनके भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो बदायूं में एडी हेल्थ ने अचानक से अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, उसके बाद जो उन्हें अव्यवस्थाएं वहां पर मिली उसको देखते हुए सख्त एक्शन में वो नजर आए। जी हाँ, बढ़ते हैं मथुरा की तरफ। मथुरा में आज होली का भव्य आयोजन किया जाएगा। 15 लाख भक्तों के पहुंचने की इसमें संभावना है। कृष्ण जन्मभूमि पर होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो मथुरा में आज होली का भव्य आयोजन। 15 लाख श्रद्धालु यहां पे पहुंच सकते हैं होली मनाने के लिए। जो भक्त हैं वो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और इस दौरान लठमार होली का भी आयोजन यहां पर किया जाएगा। और अगर प्रशासन की बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश मंदिर, बांके बिहारी मंदिर में आज रंग भरनी एकादशी धूमधाम से मनाई जाएगी। इस मौके पर मथुरा के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। साथ ही साथ अगर बात करें तो 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना यहां पे जताई जा रही है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। इसके अलावा ब्रज की होली तो आपको याद ही होगी कि ब्रज की सभी होलिकाएं जो है वो होली खेलती हुई नजर आएंगी। और साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए जाएंगे, जिसमें जमकर रंग अबीर गुलाल उड़ाया जाएगा और अंत में यहाँ लठमार होली का भी आयोजन होगा। जी हाँ, बता दें कि इस अवसर पर लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन की 5 कोस की परिक्रमा पूर्ण करते हैं। पिछले साल करीब 10 लाख श्रद्धालु परिक्रमा में पहुंचे थे। अब जब इतनी संख्या में आज भी यहाँ पर श्रद्धालु के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम जो है वो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। 15 लाख भक्त ऐसे हैं जिनके पहुंचने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो देखिए, जब अगर मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर कोई अगर होली मनाने जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि जोश और उत्साह जो है वो देखते बनता है। और यही वजह है कि 15 लाख श्रद्धालु जो है वो आज इस जमीन पर जाएंगे और रंग गुलाल अबीर लगा करके एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देंगे। जी हाँ, बिल्कुल अलग ही नजारा वहां पे देखने को मिलता है और भक्ति में सब सराबोर होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल हेलो इंडिया में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।